नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। 2024 के दूसरे चरण के रण के खत्म होने के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। 24 की लड़ाई परिवारवाद से शुरू हुई, मंगलसूत्र से होते हुए अब आरक्षण पर आ गई है। राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन बीजेपी और संघ पर लोकतंत्र की हत्या और आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर गुमराह करने और आरक्षण पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं और कर्नाटक मॉडल को लेकर वो हमला कर रहे हैं कि वो पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने वाली है और उसमें विशेष वर्ग को यानी मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों आरक्षण पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी अब एक बार फिर से जो 90s में होता था ना, मंगल बनाम कमंडल की लड़ाई होती जा रही है। अब सवाल यह है कि आरक्षण खत्म करने का अफवाह कौन फैला रहा है। इसी पर आज हम बहस करेंगे। तमाम कई खास हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जो 3 सवाल हैं आज वो आपके सामने रखते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रिजर्वेशन पर कंफ्यूजन कौन फैला रहा है। और दूसरा सवाल आइए, दूसरा सवाल यह है कि आरक्षण रहेगा या खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल, चूंकि चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। तीसरा सवाल आइए, तीसरा सवाल यह है कि आरक्षण ढाल है और पार्टियों की यह तुष्टीकरण वाली चाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिजर्वेशन से किस किस को टेंशन। भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। आरक्षण रहेगा या खत्म हो जाएगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण पर कंफ्यूजन कौन बढ़ा रहा है। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, खुलकर बोलो, बार बार बोलो, ये नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है। आरक्षण ढाल तुष्टीकरण वाली चाल। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी। आरक्षण पर कांग्रेस को घेरने वाली मोदी सरकार अब कह रही है कि हमारी सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया और आगे भी आरक्षण को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और यह भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर सफाई दी, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। बीजेपी नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह करना है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना है। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह बीजेपी की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया था कि ओबीसी और दलितों के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देकर उनके आरक्षण को कम करना चाहती है। और अब इस पर बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी। एक वीडियो घूम रहा है
कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करेंगे, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरक्षण के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रहे हैं और इन सब के बीच पूर्व कांग्रेस के नेता और बीजेपी को अब समर्थन देने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बयान वायरल हो रहा है। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। अब सवाल यह है कि आरक्षण पर लोगों को गुमराह कौन कर रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? किसकी मंशा है आरक्षण खत्म करने की या सिर्फ वोट बैंक के लिए? दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से इसे सियासी चाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो विकास की दौर में पिछड़ गए हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब ये आरक्षण सियासी लड़ाई एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। 90 में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई आपने देखी होगी, एक बार फिर से उसी तर्ज पर आज की सियासत यानी 24 की लड़ाई होती जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आरक्षण पर भ्रम कौन फैला रहा है? क्या वाकई बीजेपी आरक्षण को खत्म करने वाली है या खत्म कर देगी? राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया, जबकि संघ प्रमुख हो या बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं भाई आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा? तो आखिर क्या आरक्षण के नाम पर हिंदुओं को बांट करके तुष्टीकरण की सियासत की जा रही है? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ एसएल सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आकाश जाधव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आकाश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निमान शर्मा जी, आपके प्रवक्ता। निमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तारिक खान साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनके प्रवक्ता हैं। तारिक भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आकाश जी, आपके पास आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र का वो हत्या करने वाली है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों राहुल गांधी ये बात करते हैं? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं और आज जो आरक्षण के ऊपर उन्होंने कहा है, पहली बात तो इन्होंने मान लिया है कि इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने में देश में अब जीतने वाला है, सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जाने वाली है, इसलिए बाकी बातें देश के पंतप्रधान मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपका जवाब दे दूं, देखिए इसके पहले भी 5 बार एक्सटेंशन आरक्षण को दिया गया है। 1980, 1990, 2000, 2019, जो घटना दुरुस्ती 23rd अमेंडमेंट, 45th अमेंडमेंट, 62nd अमेंडमेंट, 79th अमेंडमेंट और 95th अमेंडमेंट के दौरान 2019 के अंदर इन्होंने एक्सटेंशन दिया है। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इस देश के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां थी, जहां आरक्षण का फायदा SC, ST, OBC को होता था, वहां से बड़े बड़े PSU को प्राइवेटाइजेशन करके वो पूरी नौकरियां पूरी खत्म कर दी गई, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। कैग ने खुद कहा है कि ट्राइबल डेवलपमेंट का पैसा हो, सोशल जस्टिस का पैसा हो, ह्यूमन एम्पावरमेंट का पैसा हो, इनका प्रमोशन के लिए मोदी जी यूज कर रहे हैं। और आज यहाँ का जो SC है, यहाँ का जो ST है, वो पूरी तरीके से प्रताड़ित हुआ है। जो आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, जो इस देश का जंगल का जमीन का राजा है, उसको ये लोग वनवासी कह के किस तरीके से अपने जंगल और जमीन से खदेड़ रहे हैं और अपने मित्र अदानी को दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मणिपुर उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे कई बातें हैं, कई। OBC की मैं बात करता हूँ, इन्होंने 2011 से जातिगत जनगणना नहीं की, इंपेरिकल डाटा नहीं दिया, जिससे पंचायत राज में OBC को जो राजनीतिक आरक्षण मिलता था वो बंद है कई राज्यों के अंदर। आज जिला परिषद हो, पंचायत समिति में OBC अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सक रहे। बहुत सारी जगह इंपेरिकल डाटा ही नहीं है, क्योंकि इनके पास 2011 का डाटा होने के बाद भी ये कोर्ट को सबमिट नहीं कर रहे। तो ये इनका जो मंशा है कि अप्रत्यक्ष आरक्षण खत्म करना, एक तरफ ऐसा बताना है कि हम आरक्षण के फेवर में हैं और दूसरी तरफ इनका कंडक्ट ये बताता है कि आरक्षण को हम किस तरीके से खत्म करें। और पूरी तरीके ये देखो, इस देश का SC हो, ST हो, पिछड़ा हो, ये जान चुका है।
और वो पूरी ताकत से आज मोदी सरकार को बदलने के लिए मतदान कर रहा है। ये मोदी जी डर गए हैं और ये डर से सांप्रदायिक भाषण दे रहे। जहां राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देना चाहते हैं, सोशो इकोनॉमिक हम लोग, तो मतलब अब हम ये समझे कि कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले पे आ गई है कि मुसलमानों को एकजुट करो और हिंदुओं को जातियों में आरक्षण के नाम पे बांट दो, जैसा कि आप लोग 80 और 90 के दशक में आप लोग शासन करते थे। वही फिर एक बार फिर वो फॉर्मूला सक्सेस है, वो सक्सेस फॉर्मूला है। कांग्रेस ने कभी भी मुसलमान सांप्रदायिक धर्म की राजनीति नहीं की है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने पूरे मैनिफेस्टो से लेकर हर भाषण में इस देश के 140 करोड़ लोगों को, जो इस देश का संविधान हक देता है, जो आर्टिकल जो उसके अनुरूप जो उनका अधिकार है, आर्टिकल 330, 332, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(4) जो राज्यों को अधिकार देते हैं, वो आर्टिकल 45 जो योजनाएं बना के गरीबों को इस देश के अंदर जो आरक्षित नहीं है लेकिन गरीब है उनके लिए योजनाएं बनाने का भी आर्टिकल प्रावधान संविधान में दिया है। उसके अनुरूप तो मतलब ये था कि जब आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो ये सोच थी कि जो भाई हमारे पीछे हैं उनको ऊपर लाया जाए, उनको ऊपर लाया जाए, और तमाम पार्टियां सत्ता में रहीं लेकिन उनको उनका हक अभी तक नहीं मिल पाया, इसलिए आरक्षण लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब चलिए आगे आते हैं और तारिक भाई, आप आवाज मिल रही है आपको? आपके तरफ से भी आपके भी नेता कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और संघ वाले आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा आपने भी उठाया था, तो किस बिना पे ये कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र को खत्म कर देगी बीजेपी? दर्शकों को बताएं, समझाएं। कोई भी चीज बगैर सबूत की कही जाए तो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। अब सबूत सुनिए, दो सबूत। सबूत नंबर 1, 23/3/2003 को जॉन ब्रिटास MP है राज्यसभा के, उन्होंने सवाल पूछा और जवाब दिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, कि 2022 तक, 2022 से पहले 5 सालों में आपने कितने सिविल सर्विसेज बनाए। रिजल्ट निकल के जो आया, जो जवाब लिखित में है, बाद में सब लोग गूगल करिएगा इसको, ओबीसी को 27% बनाना चाहिए सिविल सर्विस, बना 15%, 15% एससी को बनाना चाहिए, बना 7.5%, 7.5% एसटी को बनना चाहिए, बना 3.8%। तो आरक्षण को कम करना का, जैसे मैं हमेशा कहता हूं ये बात कि सुबह हम लोग नाश्ते में चाय ब्रेड खाते हैं ना, ये बीजेपी वाले आरक्षण खाते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, 23 मई 2023 को नोटिफिकेशन होता है उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी के पद का 1468 पद, जिनमें से ओबीसी के लिए आरक्षित होते हैं 139 पद। 1468 का 139 निकल के आता है 9.3%, जो होना चाहिए 27। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे भी अब मेरी सरकार की ऐसे ही कोई भर्ती दिखाइए जिसमें हमने आरक्षण को 27 से 20 कर दिया हो, 15 कर दिया हो, 3 कर दिया हो, 2 कर दिया हो। बातें करना न्यूज चैनल पे आके बड़ी बड़ी, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी प्रूफ दिया, सब लोग समय लीजिए, गूगल करिए 5-10 मिनट, उसके बाद बताइए कि क्यों एससी, ओबीसी और एसटी की भर्तियां कम की। एससी समझ में आता है, वो सीटें खाली रह जाती, लेकिन ओबीसी, एससी जगह जगह ये कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, कम कर रहा है, ये आपका पॉइंट है। ये इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, लेकिन अब थोड़ा आम आदमी पार्टी आपके पास आते हैं। और निवान भाई, आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी? निवान जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी खामी है। जी अब मिल गया, प्लीज एक बार दोहरा दीजिए। हाँ निवान भाई, सवाल यह है कि जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, लोकतंत्र की हत्या कर देगी, आपको भी यही लगता है? यह मुद्दा बड़ा है इस बार? सर देखिए, जो भी पिछले कुछ समय से जो है बीजेपी की राजनीति को देखता है इस देश में, वो ये बहुत एक आम से आम व्यक्ति भी ये कह सकता है कि किस तरह से बीजेपी लगातार हर उस इंस्टीट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है जो हमारे संविधान की बनाई हुई है। चाहे आप इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, चाहे आप जुडिशरी देख लीजिए, चाहे आप एजेंसीज देख लीजिए, चाहे आप
कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख लीजिए जो हमें हमारे संविधान ने दी है, और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान हमारा है, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने लगातार इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक किया है, चाहे आपने अभी सूरत के चुनाव में देखा, चाहे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा, चाहे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देखा कि जहां पर सर्विसेज हमें दी गई और जनता के वोट को सुप्रीम पावर बताया गया, किस तरह से भाजपा ने जो है एक ऑर्डिनेंस लाके इसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के डिटेल, जो इतने सालों के बाद एक पूरी थ्योरेटिकल जजमेंट आया था, उसको जस्ट कुछ मिनटों में पलट दिया। तो किस तरह से ये लगातार संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और किस तरह से ये ओपनली कहते हैं कि हम 400 सीटें जीतने वाले हैं, और किस तरह से कहते हैं अगले 50 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। तो इनकी बातों से और इनके जो रवैया है उससे क्लियर पता लगता है कि ये संविधान में नहीं मानते हैं। हमारे संविधान में जो एडजस्टमेंट की गई है वो हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से की गई है, वो हमारे देश की लोगों की जो भावनाएं हैं उनके हिसाब से की गई है। अगर उसमें बीजेपी कोई भी बदलाव करती है ऐसा जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचता है या जिससे हमारी परिस्थितियों में छेड़छाड़ होती है, तो हम उसके खिलाफ हैं। हम मानते हैं हमारे देश का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ जो है जो भाजपा करना चाहती है वो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एहसन सिंह साहब, सबका जवाब आपको देना होगा। कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि भाई 4 उदाहरण दिया, समाजवादी पार्टी ने आपके यूपी का भी उदाहरण दे दिया कि किस तरीके से भर्ती जो आई थी उसमें ओबीसी को 15% कर दिया गया था। तो ये वो बेस बना जिसके आधार पर अभी वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र खतरे में है। अंजनी जी, देखिए, हम शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी की ही बात से। आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा भारतीय जनता पार्टी चूंकि कह रही है हम चुनाव जीत जाएंगे, हम 400 के पार जाएंगे, इस नाते हमको लगता है कि संविधान बदल जाएगा। तो ऐसी बात तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी भी कहते थे, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कहते थे। अगर कहने से संविधान बदल जाता तो ये अरविंद केजरीवाल जी इसके गुनाहगार हैं कि कहते हैं और बदल जाता है। अब दूसरी बात हम आते हैं, कांग्रेस के मित्र ने हमारे कहा, अब क्या है अंजलि जी, जब कोई मुद्दा नहीं है और चुनाव तो लड़ना ही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर पे तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता पूछेगी भाई किस मुंह से आप राम की बात कर रहे हैं, जिस राम की सत्ता को नहीं माने, जिस भगवान को गाली दिए, आज उस पर आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? विकास पे चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि जहां जहां अंजनी भाई इनकी सरकार रहती है, पंजाब में वहां मादक द्रव्यों की तस्करी हो जाती है, राजस्थान में सरकार बनते ही गला रेत प्रतियोगिता चलती है, और छत्तीसगढ़ में सरकार रहती है तो गेम से लेकर गोबर तक के घोटाले होते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसी बातों को कहेंगे नहीं तो करेंगे क्या? अरे राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी जी मंडल कमीशन का विरोध कहाँ पे करते हैं? संसद में करते हैं, लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे, ऑन रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, चोर दरवाजे से क्या होता है ना, ये जो ठकाठक खटाखट नहीं सुन रहे इस समय, खटाखट अंजनी भाई, वही ठकाठक एक गैंग चलती है। जब कभी अंजनी भाई आप रोड पे निकलते हैं तो एक आदमी कहता है देखो भाई तुम्हारा सामान कोई लेके जा रहा है, जैसे आप उधर देखते हैं वो लेके भाग जाता है। यही कार्य कांग्रेस को करना है, मुस्लिम भाइयों को उनको आरक्षण देना है, ओबीसी के हक को छीनना है, जैसा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बहुत सारी जगह 4%, 5% जो ओबीसी आरक्षण था उसको छीन लेने का कार्य किए, छीन के और उसको मुस्लिम भाइयों को देने का कार्य किए। क्योंकि हमारे संविधान में तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था है नहीं। चूंकि इनको किसी भी तरीके से इसको देना है तो पहले एक माहौल बनाएंगे, रंगनाथ कमेटी बनाएंगे, सच्चर कमेटी बनाएंगे और बताएंगे नहीं ओबीसी से बुरी हाल मुसलमानों की है। अरे भाई बुरी हाल है तो उसका जिम्मेदार कौन है? 50-60 साल आपकी सरकार रहती है, आप अगर बुरे हाल इस नाते किए कि ओबीसी का, ST/SC का, आदिवासी समाज का आप हक मार के और मुसलमानों को देंगे, और हम सिर्फ कह नहीं रहे तो करके दिखाएं, आंध्रा में ये करके कर्नाटक में दिखाएं, 4%, 5% संविधान के विरुद्ध जाकर आरक्षण देने का कार्य करते हैं। और आप देखे होंगे अभी कुछ जातियों को वो ओबीसी में घुसा देने का कार्य करते हैं, मुस्लिम 45 जातियों को, और उसके मार्फत किसका हक मारते हैं? हमारे ओबीसी वर्ग के हक को मारते हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह का कार्य कांग्रेस को करना है तो ठकाठक खटाखट गैंग की तरह आपको दिखाएंगे कि देखिए भाई आपका कुछ गिरा हुआ है, जैसे देखेंगे लेके भाग जाएंगे। अब चौथी बात पे आ जाइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता और स्वयं आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है, यहाँ पर बैठ के मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में, देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसे लोग नहीं जो इस संवैधानिक व्यवस्था को बदल दें। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री, लेकिन अभी तारिक भाई ने जो 2 उदाहरण दिया था, जो वैकेंसी आई थी 1168, उसमें ओबीसी कोटा जो 27% था, उन्होंने कहा कि भाई 15% ही मिल पाया था।
तो इस भी ना पे वो कह रहे हैं कि आप उस कोटे को खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं उनको लग रहा है ना, उनको लग रहा है भाई ओबीसी के हक को मारने की बात जब हम पूछे कि भाई जामिया विश्वविद्यालय है यहाँ पे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वहां पे एसटी एससी ओबीसी को 1% आरक्षण है, नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, तुष्टीकरण का कार्य करना है तो कोई एसटी एससी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं। और मैं तो एक चीज कहूंगा, आप देखेंगे भाई हम जब बात करते हैं एक देश में एक विधान होना चाहिए तो कौन भागने का कार्य करता है। आज सीए जब ले आया जाता है उसमें हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको अगर भारत में ले आने की बात होती है तो सबसे ज्यादा शोर कौन मचाता है, कौन संविधान को बदलने की बात करता है। और अंजनी जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिम्मेदारी से आपका चैनल ये दिखा रहा है, संविधान अगर कोई किसी ने बदला तो कांग्रेस ने बदला। 78 रुपए गुजारा भत्ता के लिए संविधान ही बदल देते हैं। संविधान आप बदल देते हैं कि नहीं, अगर आपका कोई कब्जा भी कर लिया हो मंदिर मस्जिद तो अब वो वही रहेगा जिसका है। ये संविधान कौन बदलता है, आप बदलते हैं। आप संविधान बदल देते हैं कि नहीं इनके लिए सरिया लागू रहेगा और आपके लिए तो उस तरह की व्यवस्था होगी नहीं। एक आदमी के धार्मिक यात्रा की छूट, एक आदमी की धार्मिक तो ये देखिए ये बीजेपी का पक्ष रहा, ठीक है। अब रोहित भाई आपके पास आते हैं। अंजनी जी 10 सेकंड, अंजनी जी 10 सेकंड, अंजनी जी 10 सेकंड, अंजनी जी 10 सेकंड। मैं कहूंगा कि क्या है, चुनाव तो जीतना नहीं है इन लोगों को। अब हमारे आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के सारे मित्र गाली सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम जाएं तो कहां जाएं। क्योंकि अगर आप कोई काम किए होते तो बताते, 60-70 साल आपकी सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, प्रदेशों में आप लोगों की सरकार रही, आप बताइए आपने क्या किया। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किसने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। उनको नीट परीक्षा में आरक्षण देने का कार्य किसने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। और तो छोड़ दीजिए, जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो 10% उनको आरक्षण देने का कार्य किया गया है, जो आर्थिक आधार पर विपन्न है, तो हम तो आरक्षण को लेकर चलने वाले लोग हैं, आरक्षण लेकर चलने वाले। रोहित भाई अब आपके पास आते हैं, 2024 की लड़ाई में आखिर आरक्षण पर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई है? आरक्षण का मुद्दा इस बार क्यों इतना गंभीर हो रहा है और क्यों कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी संग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जबकि गृह मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता? अंजनी भाई, एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टियां हैं। इन्होंने कभी भी दलित समाज के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने निरंतर दलित समाज का शोषण करने का काम किया है और उनका वोट हासिल करने का काम किया है। उनको अच्छे अच्छे प्रलोभन देने का काम किया। प्रलोभन देने के बाद जब उनका वोट ये प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद ये कभी भी उनके लिए काम नहीं करते हैं। आप धरातल पे अगर देखिए तो आज दलित समाज की जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो कितनी बुरी स्थिति में है। तो अगर आप सिर्फ ऐसी बातें करके आप दलितों का पेट नहीं भर सकते हैं। वहीं पे आप अगर देखिए तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने 2022 में जैसे ही हमारे 8 विधायक जीत के आए थे, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिख के अपने विधायकों को निर्देशित किया था कि आप अपनी विधायक निधि का 35% दलित आबादी में खर्च करने का काम करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि जहां पे दलित समाज है वहां पे वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे। और जैसे ही हम एनडीए में शामिल हुए तो पुनः एक हमने चिट्ठी लिख के अपने विधायकों को निर्देशित किया कि 35% आप दलित आबादी में खर्च करेंगे, इसके अलावा आप 16% मुस्लिम आबादी में खर्च करने का काम करेंगे, ताकि कम से कम उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सके, क्योंकि आज उनको जरूरत है। वहीं पे आप देखिए समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पीडीए का नारा देती है और पीडीए को देने की जब बारी आती है, तब राज्यसभा में जब इनके 3 कैंडिडेट आए थे तो हमने देखा था पीडीए नदारद था। तो आप सिर्फ दलित को डरा के, दलित को धमका के और दलित को प्रलोभन दे के आप चाहते हो कि हम उनका वोट हासिल कर लें। अच्छा। जो दलित की बेटी दलित की आवाज उठाती है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया था गेस्ट हाउस का। रोहित भाई, क्या आपको लगता है कि आरक्षण को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है क्या, और कौन कर रहा है ये? नहीं, इनके कंफ्यूजन पैदा करने से कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। आज दलित समाज पूरी तरीके से समझ चुका है। जब राष्ट्रीय लोकदल को एक मंत्री बनाने का मौका मिला था उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसने दलित समाज को तरजीह दी थी। अच्छा। और हमारे मंत्री अनिल कुमार जी दलित समाज से आते हैं और पहले कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो स्थिति ये है कि आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने कभी दलित को मिनिस्टर नहीं बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, और ये आज दलितों की हिमायती बन के अपने आप सामने दिख रहे हैं। अब आकाश भाई देखिए, अब डिबेट थोड़ा आगे ले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही,
कांग्रेस तो खुद जो है पिछड़ा विरोधी थी, और जैसा कि अभी एस एन सिंह ने कहा कि भाई मंडल का विरोध आपके नेता ने किया था, और अब आप आरक्षण की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अब तो एक कदम आगे बढ़ गए कि आप लोग इसी ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को जोड़ के उनके आरक्षण को कम कर रहे हैं, यानी आरक्षण खत्म आप कर रहे हैं। अंजनी जी, मैं आपको काका साहब कालेलकर कमीशन से लेके अब तक का मैं आरक्षण का खास करके अभ्यासक रहा हूं, मैं इस पे विस्तृत में आपको बात करूंगा अगर आप सुनना चाहते हैं। देखिए, जब मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन गठित किया, मंडल कमीशन को अपॉइंट करने वाली इंदिरा गांधी जी, आप समझ के लीजिए। और जब उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया 1990 में वीपी सिंह की सरकार में, तो अगर ये देखो, ये माइथोमेनिया से ग्रसित लोग हैं बीजेपी वाले, ये झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूरी तरीके से वीपी सिंह को मंडल कमीशन को लागू करने के लिए समर्थन दिया था, इसके पुरावे हैं पार्लियामेंट के अंदर। और दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या हुआ था? अंजनी जी सुन के लीजिए, मंडल कमंडल की राजनीति इस देश में किसने की? कमंडल के नाम पे देश पे आंदोलन किसने किया? मंडल कमीशन को विरोध किसने किया? ओबीसी के आरक्षण पे ही इनको पूरी तरह के अभी तक का विरोध था। और ये झूठी बातें करते हैं कि हमने ओबीसी को आरक्षण देने की बात की, पूरी बुनियाद झूठी है। आकाश, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा, अभी आप ही कह रहे थे कि तमाम जो बड़े पद है, बड़े संवैधानिक पद है, ठीक है, देखिए डिबेट, बड़े संवैधानिक पद पे आपके नेता और आप भी कह रहे थे कि इस समुदाय की भागीदारी बहुत कम है। 55 साल लगभग आप लोगों ने राज किया, 10 साल से अभी एनडीए बीजेपी है, तो इस 10 साल में ही सारे पदों पे दलित ओबीसी भर जाने चाहिए। लेकिन अगर पहले से अगर आपने बनाए होते तो वो लोग उस पद पर दिखते ना, इसका मतलब आपने भी नहीं काम किया उनको आगे बढ़ाने का। देखिए अंजनी जी, कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक रही, वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, जितने भी स्टेट सर्विसेज हो, जहां जहां सरकारी नौकरी मिलती थी, उसमें पूरा आरक्षण देने का काम कांग्रेस और तब की सरकारें करती थी। इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस ही नहीं रही, जो सरकारें बनी, बीच में वीपी सिंह की बनी, इंदिरा कुमार गुजराल की बनी, देवेगौड़ा की बनी, किसी ने इस आरक्षण के ढांचे को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ इस 10 साल के अंदर इन्होंने लैटरल एंट्री के माध्यम से, कैसे आप उसको जनता के सामने रखिए, आरक्षण कैसे आप कह रहे हैं, कैसे हाथ लगाया इन्होंने, वो बताइए जरा। अंजनी जी, मैं आपको बताता हूँ, ओपी बिरला की लड़की इन्होंने यूपीसीए में डायरेक्ट सिलेक्ट किया, लैटरल एंट्री से सिलेक्ट किए। ऐसे कितने तो लोग बताता हूँ जिसका ओबीसी के बच्चे उनके रैंक पे आते थे, इन्होंने उनको वहां पे रोक दिया गया और लैटरल एंट्री से इनके अधिकार का हनन करके इनके लोग भरे गए। ऐसे कितने तो भी उदाहरण है, जॉइंट सेक्रेटरीज भरे गए, डिप्टी सेक्रेटरीज भरे गए, यूपीएससी की बड़ी बड़ी पोस्ट भरे गई, ओएनजीसी के डायरेक्टर भरे गए। तो ये सब आरक्षण खत्म करने की रणनीति नहीं। वही सवाल तो आपके ऊपर सर, मेरा सवाल आप घुमा दिए, सबसे ज्यादा सत्ता में आप रहे तो सबसे ज्यादा शीर्ष पदों पर होना चाहिए ना, हमारे दलित पिछड़े भाइयों को सबसे ज्यादा होना चाहिए था, आज शीर्ष पदों पे नहीं दिख रहे हैं वो लोग। देखिए, इस देश के अंदर मनुस्मृति के बाद 4000 सालों का जिन लोगों को सोशल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, वो देने का काम इस देश के रिजर्वेशन ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप किया है। और इनको मुख्य प्रवाह में आने के लिए, एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन इनको लेने के लिए इनको एक कालावधि लगी, जो 40-50 साल की एक बहुत बड़ा कार्यकाल गया। आज उनकी लिटरेसी रेशो बढ़ी है, आज वो मुख्य प्रवाह में आने के कगार पे है। इसको एक प्रक्रिया के तहत लाया गया, 4000 साल का इतिहास है। मैं वही तो बता रहा हूं, जो आरएसएस। आकाश भाई, अभी रोहित भाई साफ कर रहे हैं कि आप लोग आरक्षण पे, आपके नेता, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, कोई आरक्षण नहीं खत्म कर सकता। आरक्षण कांग्रेस और राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, ये आप जो बहस कर रहे हैं, मोदी जी के बयान पे बहस हो रही है। ये सांप्रदायिक भाषण कौन दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? नहीं, आकाश जी, धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? आकाश जी, अपना विकास दिखाने, धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? आकाश जी, जनता बहुत स्मार्ट है। आकाश जी, जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और सोचिए, एक मोबाइल में पूरी दुनिया है। धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? सबसे पहले धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? समझ चुका है। धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? आकाश जी, जनता बहुत समझदार, इसीलिए आप 2 बार से आप सत्ता में नहीं आए। धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? तुष्टिकरण कौन कर रहा है? सुनिए, हाँ,
जो सच्चर कमेटी आई थी, सच्चर कमेटी ने मुस्लिम, ये इस देश का घटक नहीं है। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जब फाड़नी हुई, पाकिस्तान अलग बना, जो इस देश में स्वेच्छा से रहे वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनको यहाँ इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। अगर उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ सोचा है, उनकी आर्थिक उन्नति के बारे में तो सोचा, 54 साल में आपने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? सिर्फ आप उनका वोट लेंगे, ठीक है। तारिक भाई आपके पास आते हैं, तारिक भाई आपके पास आते हैं। चूंकि 54 साल तक कांग्रेस रही, कह रहे हैं भाई हम मुसलमान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हम लेके आए थे आरक्षण, लेकिन सवाल यह कि 54 साल तक यही लोग सत्ता में रहे, क्यों मुस्लिम भाई आज अपने उस मुकाम पे हासिल नहीं कर पाए जब उनको आरक्षण की बैसाखी चाहिए? सवाल मुझसे है जी तारिक भाई आपसे। जी तारिक भाई आपसे है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया मुसलमान होने की वजह से। मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में, जो तेलंगाना के आरक्षण का मामला था सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसको तत्काल प्रभाव से रद्द करने की बात कही गई, कर्नाटका में रद्द करने की बात कही गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा और कहा कि यथार्थ स्थिति बनाई रखी जाए और हम इस आरक्षण को स्टडी कर रहे हैं। तो पहली बात कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। सबसे पहले मुसलमानों को कर्नाटका में आरक्षण मिला। रेड्डी कमीशन, चेन्नप्पा रेड्डी कमीशन 1978 में बना। उस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमानों को 4% आरक्षण किसने दिया पता है आपको? देवगौड़ा ने दिया, जो आज आपकी के साथ। पहली बार 1995 में देवगौड़ा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 4% आरक्षण दिया। आज आपके साथ क्यों दिया था? अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर कोई भी आरक्षण होता है तो वो रिपोर्ट बेस्ड होना चाहिए। हाँ। जब कर्नाटका का आरक्षण को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि किस रिपोर्ट पर आता। अगर रिपोर्ट बेस्ड आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर, पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के नाम पर आरक्षण को मना करता जी। मगर अगर कोई भी आदमी, अब मैं मुसलमान हूँ, आज मैं बैकवर्ड भी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप ऐसे लोग जो पिछड़ गए समाज में उनको अपलिफ्ट करिए। इन आर्टिकल के द्वारा ये पावर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को जी। अब उस स्टेट गवर्नमेंट के पावर के तहत जब उनको अपलिफ्ट किया जाता है तो मैं साथ में मुसलमान, तो क्या मैं अपने मुसलमान स्टेटस को खत्म कर? अगर एक आदमी को आरक्षण दिया जाता है, वो साथ में सिख है, तो अपने सिख के स्टेटस को खत्म करें। रिपोर्ट ये गंभीर मसला। हाँ। सुप्रीम कोर्ट नहीं, बहुत पॉइंट वाली बात तारिक भाई आप कह रहे हैं और हमारे दर्शक इसको समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसमें ये बीजेपी कह रही है कि आपने सभी मुसलमान भाइयों को आपने ओबीसी बना दिया और आरक्षण दे दिया। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मैं ओबीसी में आता हूं, शेख पठान ओबीसी में नहीं आते हैं, तो बीजेपी कह रही भाई आपने सबको ओबीसी में डाल के सबको आरक्षण दे दिया और वो जाएगा कोटा कहा, इसी 27% में जाएगा। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रोहिणी आयोग को 17-14 एक्सटेंशन इन्होंने दिया, जिसमें इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ओबीसी समाज के वर्गीकरण की जरूरत है। अब अगर 16 जातियां पहले से मुसलमानों की ओबीसी में हैं, हाँ। और एक रिपोर्ट ये कहती है बाकी लोग भी बैकवर्ड हैं, उनको भी आरक्षण की जरूरत है, तो हम उनको डाल सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को रद्द कर देती है तो उसको मान लिया जाएगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका राजनीतिकरण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण छीन के दिया जा रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में इतना आपका अधिकार छीन के तारिक खान को दे दिया, या तारिक खान को डबल वोट का अधिकार दे दिया, या तारिक खान को नौकरी में प्रेफरेंस दे दी, या ज्यादा तारिक खान आईएएस बन गए। इसमें मुसलमान पीछे हुआ है, लेकिन ये कहना गलत है कि किसी से छीन के कुछ दिया गया। अगर आरक्षण किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी? तो वही तो देखिए सवाल वो यही उठा रहा है ना कि ओबीसी कोटे में ही वो 4% जाएगा ना, तो आपका कोटा तो कम हो जाएगा। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। हाँ। यही मामला उत्तर प्रदेश में भी फंसा हुआ है कि रोहिणी आयोग से यह भी पूछा गया है कि कास्ट सेंसस, रोहिणी आयोग ने रिकमेंड किया कि कास्ट सेंसस कराइए और ओबीसी में बहुत टेक्निकल बातें आप कर रहे हैं, तो इसीलिए देखिए तारिक भाई कितनी टेक्निकल बातें आप कर रहे हैं और तमाम बातें आपकी बातों से दर्शक हमारे समझ पा रहे हो कि इसमें खेल क्या चल रहा है। लेकिन अब ये जो हो रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्या ऐसा संभव है या कोरी चुनावी सियासत है तारिक भाई? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैंने अभी साबित एक शब्द बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोले कि आरक्षण खत्म हो रहा है।
और उल्टा RN 16% मुसलमानों के यहाँ कह रही है खर्चा करेंगे। 4% का इनके पार्टनर ही 16% मुसलमानों के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो अब इनको डांट पड़ेगी क्या? क्या रोहित भाई को डांट पड़ेगी कि भाई 16% मुसलमानों के यहाँ क्यों खर्चा कर रहे हैं आप? ये तो एक तरीके का आरक्षण हो गया भाई, क्यों खर्चा कर रहे हैं 16% मुसलमान? ठीक है रोहित भाई जवाब दीजिए, इसके बाद मैं निवान भाई फिर सिंह साहब के पास आऊंगा। रोहित भाई जल्दी जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं निवान भाई और फिर सिंह साहब सबका जवाब देंगे। रोहित भाई जल्दी से, आपको कोर्ट किया इन्होंने। हाँ अंजनी भाई, पहली बात तो मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हमारे छोटे भाई हैं तारिक भाई, उनको मैं ये कह दूं कि हम अपने देश में जिस भी वर्ग को जरूरत है उसके ऊपर हम काम करेंगे और उसके ऊपर उसके अपलिफ्टमेंट के ऊपर काम करने का काम करेंगे। आपकी सरकार की तरह नहीं है कि एक विशेष जाति के लिए, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी मैं खुल के कह सकता हूं सिर्फ एक जाति की पार्टी रह गई है, वो है यादव। यादव के अलावा इनके पास कोई वोट बचा नहीं है, परंतु ठेकेदारी ये पूरे देश के लोगों की करने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु सच्चाई यही है कि यादव के अलावा इनको कोई वोट करके तैयार नहीं है, कोई राजी नहीं है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि जब MLC बनाने की बारी आई थी 2012 के बाद, तो 14 में से 14 यादव MLC बना के समाजवादी पार्टी ने भेजने का काम किया था। जब इनको वो मौका मिला था। तो ऐसी स्थिति में उस समय ये कह रहे हैं कि अगर आरक्षण की जो बात आती है तो सिर्फ एक जाति को आरक्षण समाजवादी पार्टी देती है। निवान भाई आरक्षण के मुद्दे पर आपका क्या, और भी मेहमान है, निवान भाई आरक्षण के मुद्दे पर आपका क्या पक्ष है? क्योंकि हम संजय सिंह को भी सुन रहे थे, क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा या ये भ्रम फैलाया जा रहा है, या भ्रम फैलाया जा रहा है? अभी मैंने बीजेपी प्रवक्ता की पूरी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी। बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष के बाद अपने काम बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मतलब विपक्ष अपने काम बताए जो 10 साल से सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में है 10 साल से वो अपने काम नहीं बताएंगे, उनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। आज ये धर्म और जाति के नाम पे लोगों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। 10 साल से तो ये सत्ता में थे, ये बता दे कि किस किस धर्म के लिए, किस किस जाति के लिए इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। आज ये जिस धर्म के रक्षक बनते हैं उनके लिए कितने स्कूल बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ये लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि मेरी 4 जातियां हैं, मैं किसान, गरीब, युवा और महिला। आप बता दीजिए किसान की क्या हालत है आज देश में। किसान जो है 750 ट्रेनें डेली नॉर्थ इंडिया की जो है वो रुकी हुई है, वो नहीं चलती है। ये कहीं दिखाया जाता है, कहीं नहीं दिखाया जाता। किसान के ऊपर NSA लगा रहे हैं लोग। क्या देश में ऐसी पहली पार्टी आ गई जो किसान के ऊपर NSA लगाती है? ये हालत, प्रॉपर्टियां जब्त कर रहे हैं किसानों की। ये कहते हैं हम किसान, हमारी जात है। आरक्षण पे आपका क्या मत है, वो भी जवाब दीजिए। आरक्षण पे आरक्षण क्या आपको लगता है? बता रहा हूँ, इनके कहने में और इनकी कथनी और इनकी करनी में बहुत फर्क है। ये नकाबपोश पार्टी है। ये जिसका साथ देंगे, जिसके बारे में बोलेंगे, उसी के उल्टा कार्रवाई करेंगे। अगर ये कहते हैं कि हम इस जाति के साथ हैं, इस धर्म के साथ हैं, ये उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने 10 साल में ठीक है। सिंह साहब जवाब नहीं किया। हमारी पॉलिटिक्स क्या है? सिंह साहब जवाब दीजिए। सरकार का अब सुनिए, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर। अच्छा ठीक है, सिंह साहब सुनिए, पूरा कर लो। एक जवाब देता हूं। ठीक है, एक बार निवान भाई कंप्लीट करिए। निवान भाई कंप्लीट करिए। हमारी राजनीति क्या है सर? हमारी राजनीति क्या है? सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज देना। हर धर्म को, हर जाति को स्कूल बनाएंगे तो उसके अंदर हर धर्म, हर जाति का बच्चा पढ़ेगा। अस्पताल बनाएंगे तो उसमें हर धर्म, हर जाति का बच्चा पढ़ेगा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देंगे, उसमें हर धर्म, हर जाति का बच्चा। मतलब जो बीजेपी स्कूल बनाएगी उसमें हर धर्म के लोग नहीं पढ़ेंगे। मानिए जो बीजेपी बीजेपी जो स्कूल बनाएगी उसमें रोक देंगे हर धर्म को लिए। ये बनाएंगे नहीं सर, ठीक है, बनाएंगे नहीं। सिंह साहब आप जवाब दीजिए। सिंह साहब आप जवाब दीजिए। सिंह साहब आपने सभी पार्टियों को सुना, जवाब दीजिए। सिंह साहब जवाब दीजिए। अंजनी जी आप सुनिए, देखिए हम सुनिए, रोहित भैया सुनिए। देखिए आम आदमी पार्टी की क्या क्या शुरुआत करें, कहां से बताएं। कोरोना काल खंड चल रहा था, इन्होंने कहा सभी धर्मों के लिए बराबर करना चाहिए। के अग्रवाल एक डॉक्टर मरते हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन विशेष धर्म का कोई मरता है 1 करोड़ देने जाते हैं। किसकी बात करें, क्या क्या नहीं यहाँ पे हुआ है। अरे सर झूठ फैलाना बंद करिए। आपने 10 साल में क्या किया, आप ये बताइए। चुप रहिए ना, आपके निवान भाई सुन लीजिए, वो ऑन रिकॉर्ड है। आपके समय में नहीं बोले, आप सुन लीजिए। जनता के बीच निवान भाई ऑन रिकॉर्ड है, आपके बीच में वो नहीं बोले है ना, आपके बीच वो नहीं बोले। एक बार सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। सुनिए, यही तकलीफ है। अब समाजवादी पार्टी के बारे में सुनिए। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें कहते हैं कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें से 8.7% काट के और मुसलमानों को दे दिया जाए। हम अपने मुस्लिम मित्र से पूछना चाहूंगा
कि जब देश में बाबा साहब संविधान बना रहे थे क्या मुस्लिम नहीं थे? उस पर बहुत बहस चली। बहस के बाद यह हुआ कि जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदू में है, बाकी किसी अल्पसंख्यक समुदाय में जाति व्यवस्था नहीं है, और जाति के नाम पे ये लोग प्रताड़ित हुए हैं, इस नाते इसमें रहेगा और वहां पे नहीं रहेगा। जब ऐसे ही आप काम करते हैं तो कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार आती है और वो आप जो 4% रिजर्वेशन दिए रहते हैं वो हाईकोर्ट में बात करके उसको बदल देने का कार्य करते हैं। 2% लिंगायत और 2% बोको लोगों को चला जाता है। मैं तीसरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए, अल्पसंख्यक मतलब केवल मुसलमान। हम अपने तारिक भाई से पूछना चाहेंगे, कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहेंगे, जितनी बार अल्पसंख्यक आयोग का कोई अध्यक्ष बना सिर्फ मुस्लिम ही क्यों बना? हमारे सिख भाई में से नहीं कोई बन सकता, जैन समाज से नहीं बन सकता है, बौद्ध समाज से नहीं बन सकता, बन सकता है लेकिन बनाना नहीं है। इकट्ठे 20% आपको रिजर्वेशन चाहिए। पांचवी बात और सबसे सुंदर बात, चलिए, जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होता है लेकिन बाद में खून खराबे होते हैं तो उस समय एक समझौता होता है कि भाई इतना जल्दी 15 दिन के अंदर ट्रांसफर सब लोग नहीं हो सकते हैं, तो जो बाद में भी चाहेंगे यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना, वो आ जा सकते हैं। भाई 30% आप, 70% हम, उसमें से भी 15% यहाँ रह जाए और 15 वहां चले जाए। भाई 70 लोगों को दिया गया और 30 लोगों को दिया गया, उसमें से भी 15 इधर आ जाए और वो 30 आम लेकर वहां 15 ही लोग रह गए, तो संख्या किसकी घटी बढ़ी? चौथी बात देखिए, जब सीए लागू होता है और ये होता है कि उस समझौता के अनुसार उनको भारत में ले आ देना चाहिए, तो ये कहते हैं कि नहीं। तो मैं तो अंजनी जी आपसे ये कहूंगा, एक ही विषय, एक ही संवैधानिक विषय कभी रसगुल्ला हो जाता है और कभी तीखी मिर्च हो जाती है। यही संवैधानिक व्यवस्था के तहत, इसी संवैधानिक व्यवस्था ने संसद भवन को बनाया, वहां से पारित कानून को कहते हैं हम नहीं मानेंगे, ये हमारे धर्म में नहीं है, तो वहां धर्म में चले जाते हैं। आप लागू करके देखिए, देश में खून खराबा हो जाएगा। हम तो नहीं मानेंगे, हमारा धर्म तो नहीं लागू करता है। मुझे लगता है उस समय भी ये सारी जातियां, सारे धर्म मत मजहब के लोग थे, लेकिन देखा गया नहीं हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है। इस नाते बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था दिया और चुनौती देकर कहता हूं ये सारे झूठे लोग, कई लोगों ने प्रदेश में सरकार चलाई, कई लोगों ने देश में सरकार चलाई और किसी ने कोई कार्य नहीं किया। छठवीं बात, हमारे मित्र ने कहा कि आप मुद्दे पे बात ही नहीं करते। अरे 4 करोड़ आवास, 13 करोड़ हर घर जल नल योजना, सभी के घर में उजाला, सभी को उज्ज्वला, किसानों को सम्मान निधि, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, और 17 बॉर्डर पे जो आरक्षण पे अपनी बात क्लियर करिए। तारिक भाई कह रहे थे आरक्षण पे आपका क्या रुख है? आरक्षण पे तारिक भाई और आकाश भाई पूछ रहे थे कि आपका क्या रुख है आरक्षण? अरे हमसे बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा एक गारंटी और जोड़ लीजिए, ये मोदी जी की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते ये जो विघटनकारी शक्तियां हैं जो ये चाह रही हैं ओबीसी, एससी, एससी लोगों का आरक्षण छीन कर और एक विशेष समुदाय को दे देना, ये संभव नहीं हो पाएगा। सब लोग जान रहे हैं भाई। उस कमेटी की रिपोर्ट थी ना, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि लगभग 8.7% दे दीजिए, नहीं देने को मिला। तो ऐसे ही भारत के लोग जागरूक हैं। मुझे लगता है ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। आप मुद्दों की बात करिए, आप बताइए। आकाश भाई आप देखिए, बीजेपी कह रही है कि भाई आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। अंजनी भाई, मेरे मित्र यशवंत सिंह साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुसलमानों की हमको घर वापसी करना है। हिंदुस्तान के अंदर जो आरक्षण दिया गया है, सच्चर कमेटी ने जो बोला गया है, ओबीसी को किसको आरक्षण मिला है मैं आपको बता दूं। जो इस देश के अंदर 56 बंद मुसलमान है, जो सपेरा मुस्लिम है, जो बंजारा मुस्लिम है, ऐसे 16 जातियां हैं जो हिंदू से ही कन्वर्ट होके यहाँ के कल्चरल आइसोलेशन में, यहाँ के जोग्राफिकल आइसोलेशन में, यहाँ के प्रीमेटिव ट्रेड्स में सब बातें यहाँ के आदिवासी से, यहाँ के ओबीसी से निगड़ित थी। उनकी सांस्कृतिक, उनकी पारंपरिक पूरी जो रीतियां थी वो इनसे तालमेल करती थी। वही पिछड़े वर्ग को सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया था, उसी के आधार पर ओबीसी में उनको आरक्षण दिया गया। तो एक तरफ ये घर वापसी की बात करते हैं मुसलमान भाइयों की जो यहाँ के हिंदू कन्वर्टेड हुए, और दूसरी तरफ ये राजनीति करने के लिए उनके 4% आरक्षण को विरोध करते। अमित शाह जी कहते हैं तेलंगाना में जाके हम 4% लेके ओबीसी को दे। अरे ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसको आप अबाधित रखिए। उसी के अंदर रोहिणी आयोग, मेरे मित्र बहुत अच्छी तरह कह रहे थे, जो बाइफरकेशन की राजनीति करके 99% में ये लोग बड़ी जातियां लाने वाले हैं। ये लोग राजनीति करने के लिए राजस्थान के अंदर गुज्जरों को ये दिया, महाराष्ट्र में मराठाओं को बोला,
इनका जो 50% का इंदिरा सहनी का कैप है उसको हटाने की बात तो ये नहीं करते। मोदी जी 10 साल से है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। ओबीसी के हक के अंदर कैसे मराठा आए, ज्यादा आकाश भाई, क्या अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे आज तक किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं जताई जी। आकाश भाई बहुत महत्वपूर्ण, खत्म हो जाए, अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब ये आरक्षण शुरू किया गया भाई 10 साल के लिए होगा, फिर इसको और बढ़ाया गया, क्या जो जातियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं, क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अब ये उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां तक लक्ष्य था, फिर उसमें बाकी जातियों को लाया जाए, जिन आप मुसलमानों की बात करें उनको लाया जाए, या फिर जो इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा, जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा उसकी सरकार गई। अंजनी जी जवाब दे दो। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर क्रीमी लेयर की एक आर्ट डाली है, जो क्रीमी लेयर को क्यों, कब तक उनको लाभ लेते रहेंगे? आर्थिक स्तर बढ़ा हुआ है, उसका गैप है 18 लाख का, उसके ऊपर वो आरक्षण ये नहीं कर पाता। इस ओबीसी के अंदर जो गरीब घटक है उसी को आरक्षण मिलता है। और दूसरी बात मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो भाजपा राजनीति कर रही है आरक्षण की, ये आरक्षण में इतना कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है कि ये आरक्षण कोई मांगे ही नहीं। ये इनकी सबसे बड़ी मंशा है। ये एक्चुअली इससे क्रीमी लेयर वाला जो आपने बात बताया, जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं तो वो आरक्षण लेना बंद, ऐसा हो सकता है कि वो आरक्षण लेना बंद कर दे? बंद नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्रीमी लेयर लागू है अंजनी जी, हर स्टेट में लागू है। जिसको 18 लाख से ऊपर सालाना 3 साल की जिसकी आय है उसको आरक्षण नहीं मिलता। आपको किसने बताया उनका आरक्षण मिलता है? ओबीसी के अंदर जितनी भी जातियां हैं जो क्रीमी लेयर के अंदर आती है, सिर्फ गरीब तबके को ही ओबीसी का आरक्षण मिलता है। ये सच्चाई है। और सिंह साहब आप जवाब दीजिएगा, हाँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिंह साहब जरा जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर जो है उनका आरक्षण अपने आप खत्म हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जो ओबीसी में नहीं, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप ही सब जानकारी नहीं वो भी बताएंगे? ठीक है आकाश जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही जानकारी उनको जानकारी नहीं है, वो भी सत्ता में है। सिंह साहब, क्रीमी लेयर को लेकर जो मुद्दा हमने उठाया वो कह रहे वो अपने आप हट जाता है। हमने देखा कुछ ऐसी जातियां हैं ओबीसी में जो सबसे तेजी से तरक्की की हैं, आज तरक्की के पैदान में सबसे ऊंचे पे है, लेकिन उसमें भी वो लोग ले रहे हैं। तो इसको लेकर वो करेक्ट नहीं, उसमें अपने आप हट जाता है कि एक आय बताया उन्होंने। अंजनी जी, दो चीजें कहूंगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, क्या उनके यहाँ क्रीमी लेयर लागू हो गया है? यहाँ पे आपके इस चैनल पर ये डिक्लेयर करके जाएंगे उनके पुत्र या उनकी पुत्री, उनकी जो भी है, मेरे मित्र वो संविधानिक एसटी आप सुनिए भाई, आकाश जी बोला नहीं। आकाश जी देखिए, तथ्यों पे बात होगी जनता समझेगी। आकाश जी, तथ्यों पे बात होगी तो जनता समझेगी। बहुत तथ्यात्मक बात आप कर रहे हैं आकाश जी, बहुत मुद्दे पे बात हो रही है। आकाश जी पॉइंट वाली बात आपने उठाया, पॉइंट वाली बात को उठा रहे हैं, जनता समझेगी, जनता के ऊपर फैसला छोड़िएगा। अब उनको सुनिए। अरे नहीं, देखिए झूठ जनता तय करेगी कौन झूठ बोला कौन सा है। एक बार सुनिए आकाश जी सुनिए, अगर आप बीच में बोलेंगे तो जनता को यही लगेगा कि आप फंस गए यहाँ पे। एक बार सुन लीजिए उनकी बात को। आकाश जी सुन लीजिए, क्रीमी लेयर की बात आपने की, उस पर वो सवाल उठाया, सुन लीजिए, जनता फैसला करेगी। अरे आकाश जी पहले सुन लीजिए। आप बीच में बोले इसका मतलब आप फंस रहे हैं। आप बीच में बोले इसका मतलब आप फंस रहे हैं। एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप देखिए, सच्चाई जनता जानती है। आकाश जी एक बार उनको सुन तो लीजिए। आपने बात बोली, उन्होंने बोला नहीं, अब आप उनको सुनिए, फिर बात क्लियर होगी आखिर क्रीमी लेयर का मामला क्या है। बोले सिंह साहब। देखिए, तकलीफ इस बात की है कि 2004 में जब इनकी सरकार बनती है, और आदरणीय सोनिया गांधी जी ये चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, बेशक ओबीसी एसटी एससी का वो कर दिया जाए। मई में इनकी सरकार बनती है, अक्टूबर में सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमीशन दो बैठाती हैं। वो किस लिए बैठाती हैं? इस नाते कि एक पूरे देश में माहौल बनाया जाए कि मुसलमान भी पीड़ित हैं, मुसलमान भी इस तरह के हैं जिसमें उनको आरक्षण में किसी तरह से ले आके घुसा दिया जाए, और उस काम को वो धीरे धीरे प्रोसेस में ले आते हैं। उसी बात को आदरणीय मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे एक का अधिकार, ये पूरा देश में नैरेटिव सेट किया जाता है, एक माहौल सेट किया जाता है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो विधिक व्यवस्था नहीं है, जो संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, उसको आप जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं, और जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसको संसद ने बनाया, हमने सवाल पूछा
कि सीए जो है उस संसद में पास कानून है उसका कांग्रेस क्यों विरोध करती है, उसके तारिक भाई क्यों विरोध करते हैं, उसके विरोधी लोग क्यों विरोध करते हैं। आरक्षण पर बात कीजिए। भैया आरक्षण है ना सिंह साहब, उनका वाला आरक्षण कमेटी से आप अगर कहां तय सीए तो वो चले ठीक गए? है। सिंह साहब आरक्षण पे बात हो रही थी, क्रीमी लेयर की अरे बात हो रही थी, अंजलि क्रीमी लेयर जी, की बात हो रही थी, आरक्षण आप पे- कहां सीए पे चले गए? तो एजेंडा तो आपका भी है, क्रीमी लेयर पे बात हो रही थी, क्रीमी लेयर पे आइए। आरक्षण नहीं, अंजनी जी आरक्षण पे ही अंजनी जी बात कर रहा हूं मैं। ये बताना चाहता था कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा रोहिणी कमेटी, भाई कोई कमेटी अगर कोई रिपोर्ट देती है तो दूसरी कमेटी भी तो रिपोर्ट दी, संसद भवन ने भी तो ये बिल पास किया ना कि ये लागू होना चाहिए, लेकिन वो उसको आप नहीं मानते। इस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सीए को कहा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, आज चाहे विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में या नौकरियों में जहां भी आरक्षण है वो पूरी तरह से लागू है। और मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आकाश जी ने उठाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी और ठीक है कांग्रेस सर, का ये आकाश भाई ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया था कि ओबीसी में जो अगड़ी जात के लोग हैं, जैसे गुर्जर हैं, जाट, उनको शामिल किया जा रहा है। ठीक है, आ रहे सिंह साहब, आ रहे तो तारिक भाई से मैं समझना चाहूंगा, तारिक भाई आप समझना चाहूंगा। अभी सिंह साहब, अभी आकाश जी ने कहा कि ओबीसी कोटे में जो अगड़ी जातियां थी, जैसे कि जाट, गुर्जर, उनको शामिल कराया जा रहा, मराठा आरक्षण की भी बात हो रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ओबीसी कोटे में जो लोग क्रीमी लेयर वाले हैं, क्या वो स्वतः आरक्षण लेना बंद कर देंगे? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको छेड़े, क्योंकि अगर छेड़ा तो उसकी सत्ता गई। देखिए अंजनी भाई इनको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है। हाँ, तो बात उठाई क्योंकि आजकल के युग में बहुत कम मुझे लगता है आपने एक प्रॉब्लम को एड्रेस जी। प्रॉब्लम ये है तब से अब तक आरक्षण पहली बार जब हुआ तो 10 साल तक हुआ तो कितना डेवलपमेंट हुआ, ये पता लगाने के लिए जब हमने कहा कि कास्ट सेंसस करा लो, कैसे पता चलेगा? कास्ट सेंसस में जब लोग जाते हैं घर घर, जो कि 2011 के बाद नहीं हुई, कि आपकी जाति क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके कितने बच्चे हैं, आपके घर में किसी को डायबिटीज है, कितने लोगों को कैंसर है, कौन बीमार हुआ, कौन मरा, कब कितना मरे, ये सारी डेटा जब आते तो हम रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते। आपने आरोप लगाया कि हमने यादवों को ज्यादा एडवांटेज दे दिया, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता कितने हैं, क्या स्थिति है। जब हम कह रहे हैं और फिर आप नाटक शुरू करते हो पुराना वाला, केलकर आयोग से मंडल आयोग तक। मैं कह रहा हूं कि तब जो हुआ खत्म कर। आज हम ये कह रहे हैं कि आज स्थिति पता लगाने की जरूरत है कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप उसको वर्गीकरण कीजिए, जो करना हो पॉलिसीज में चेंजेस कर। आपने प्रॉब्लम बताई, मैं सॉल्यूशन को एड्रेस कर रहा हूं कि ये सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन पॉइंट है क्योंकि तारिक भाई बहुत मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेम भी आपका तिरछा हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। अब निमान भाई आपके पास आते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई आरक्षण खत्म होगा या इस पे कोई सियासत हो रही है? और जैसा कि आकाश जी ने और तारिक भाई ने बताया कि ये खत्म नहीं हो सकता, बाकी इसमें कुछ नए संशोधन करने की आवश्यकता है। लेकिन ये चुनाव के वक्त में ये जो एक शिगुफा छोड़ा गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आखिर किसको डराया जा रहा है? इसका मकसद क्या है? देखिए इसका मकसद सीधा सीधा है। एक बार रोहित भाई आ रहे हैं, रोहित भाई आ रहे हैं, थोड़ा एक बार विपक्ष सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते निमान भाई को, फिर आ रहे हैं रोहित भाई। रोहित भाई आ रहे हैं, एक बार निमान भाई को सुन लेते हैं। आरक्षण खत्म करना फाइनल कमेंट 10 सेकंड में वो सत्ता में है, सामने आ गया। एक करके रोहित भाई, एक करके, ठीक है। दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाने निमान भाई, रोहित भाई की बात आप बोलिएगा। ये दुखद है कि जाट समाज और गुर्जर समाज से इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस को कि उनका आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं आकाश यहाँ पे बैठ के नेशनल टीवी के ऊपर कि जाट और गुर्जर ने किसी का हाथ नहीं मारा है। जाट और गुर्जर बहुत ज्यादा परिस्थिति है और उनके बच्चे जो आरक्षण का गैप है उसको हटा के आरक्षण दीजिए। आप गलत झूठ परोसना बंद करो, झूठ परोसना बंद करो। चलिए हमारे पास समय कम है। निमान जी 10 सेकंड में आपका, क्या आरक्षण को भ्रम फैलाया जा रहा है? निमान जी 10 सेकंड में। बीजेपी सत्ता में है सर, बीजेपी निमान जी यही बता दें कि ये आरक्षण के सेवियर बन रहे हैं, ये बता दें कि इन्होंने आरक्षित वर्ग के लिए क्या कर दिया 10 साल में। इनके पास एक काम गिनवाने को नहीं है सर। ये इलेक्शन अभी एसएससी ने 20 काम गिनवा दिए, ठीक है। आकाश जी फाइनल कमेंट आपका, आकाश जी फाइनल कमेंट आपका, जवाब दीजिए। एक मिनट आकाश जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में, फाइनल कमेंट आकाश जी, फाइनल कमेंट। किसी भी जाति की निवान जी हो गया, किसी भी आकाश जी फाइनल कमेंट इन्होंने 10 साल में
अगर आप अजय जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने वचन दिया है देश को, हम 50% की जो मर्यादा है वो गैप को हटा देंगे। हम चलिए ठीक है, वचन हर कोई दे रहा है, गारंटी हर कोई दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का, सिंह साहब आपका, निमान भाई आपका, आकाश जी आपका, रोहित जी आपका, तारिक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत पेचीदा मामला है, चुनाव का वक्त है और इस तरह के शिकोफे उठते रहेंगे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सेंटिमेंट वाला मामला है। ऐसे में आप बहुत समझदार हैं, दर्शक और जनता बहुत समझदार है, आपको सोच समझ के फैसला करना है और सोच समझ के बटन दबाना है। फिलहाल सबका हिसाब होगा। मैं आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Enjoy the emotions of the sports with Melbut. Enjoy the energy, the victory. Only victory. Only Melbut. किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 74679 74679। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान में बड़ा हमला। आतंकी सोच वाले आटे के लिए परेशान है, आज मोदी घर में घुसकर मारता है। मजबूत सरकार के चलते यह मजबूत कार्रवाई हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर मजबूत सरकार रहेगी तो मजबूत फैसला लिया जाएगा। और वो पाकिस्तान जो आज आटे के लिए तरस रहा है, वहां पे भारत ने मैसेज दे दिया है कि हम घर में घुसकर मारना जानते हैं और उसके पीछे की बड़ी वजह है आपकी ताकत, आपके वोट की ताकत। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और क्या बल्लेबाज विराट कोहली को खेल पाएंगे? और ये सीधा उठा दिया छक्का। मम्मा, हम जीत गए। चैंप। सर एक फोटो सर बाहर के ले लें। जब टैलेंट अंदर है तो फोटो बाहर क्यों बे? पेंट। सिर्फ पेंट नहीं चैंप, ये लहर है लेटेक्स की, नियो भारत की। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। हम हैं सफार मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव।